अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरी के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। लास्ट जो मैंने आपको एक सच्ची कहानी सुनाई मिस्टर जॉन की, वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक की। थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोगों ने जाके जो वीडियो देखी AS मीडिया वर्ल्ड पे, जो मैंने नीचे लिंक भी दिया हुआ था वीडियो के, वहाँ पे जाके देखें। अमरीकी बगात में फ्रेंडली स्नेक के नाम से वो जो सांप मैंने वहाँ पे उसको पकड़ने की कोशिश की है, और मेरी ख्वाहिश थी मैं उसको दुम से पकड़ूँ और उस सांप को बाहर खींच लूँ, और उसमें मतलब इतने फासले पे था, ये सांप था और मैं इतने फासले पे यूँ मेरा हाथ था। तो वो जो आपने एक वीडियो देखी है, मैं एक और छोटी सी वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही डालने जा रहा हूँ। मैं और शान गिलानी, हम इकट्ठे, शान जी और मैं वॉक पे डेली जाते हैं। तो जिस रास्ते में हम जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे जानवर हमें मिलते हैं, जो मैंने सारे वन भी मुख्तलिफ दिनों में रिकॉर्ड किए हैं। वहाँ पे भी एक तकरीबन 6 फुट 7 फुट बड़े सांप से मेरी मुलाकात हुई है, और उसको भी मैंने रिकॉर्ड किया है। झाड़ियों के अंदर गया, उसको भी निकालने की कोशिश की है। वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, वो भी इंशाल्लाह मैं उसको एडिट करके डालूँगा, वो आप देखेंगे, वो भी आपको एक अच्छी लगेगी वीडियो। तो थैंक यू सो मच स्टोरी को लाइक करने का। और एक स्पेशली मैं शुरू में मैंने लिखा है, ये नाम सिमरन है उनका, इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। इनके लिए मैं इन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा, तो जो मुझे बेइंतहा खुशी हुई कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। मैंने अपनी ऑफ कैमरा स्टोरी के शुरू में बहुत सारे मोटिवेशनल पैगाम दिए थे। उसमें मैंने कहा था यकीन कामिल, रब्बे कायनात पे जब आप यकीन कामिल बना देते हैं तो आप जो हासिल करना चाहते हैं आप लेके रहते हैं। सिमरन की एज इस वक्त 42 ईयर है और इनकी शादी होने जा रही है, और उनका कहना यह है कि मदर साहब ये शादी आपकी वजह से हुई है। मैंने उनसे पूछा कैसे, तो उन्होंने कहा मेरी जब शादी की एज थी तो शादी नहीं हो रही थी, रिश्ता होता था, ख़त्म हो जाता था, करते करते मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया, और सूरत हाल यहाँ तक पहुँची कि मुझे मुसलसल माइग्रेन पेन शुरू हो गया। वो सर का दर्द इतना मुसलसल रहा कि ज़िंदगी गुजरती रही, और शादी तो सोचना थी दूर की बात, उस तरफ किसी ने सोचा भी नहीं। फिर एक टाइम आया, मैंने ऑफ कैमरा स्टोरी देखना शुरू की, तो उसमें आपकी एक बात दिल को लगी कि यकीन कामिल, क्योंकि कहते हैं हम पीर फ़कीर, अपने पंडित, आमिल, मतलब सबके पास गए, जो भी हम इलाज करा सकते थे, जिन्नात हैं, जादू हैं, ये हैं, वो हैं, अपने वो हिंदू मज़हब से आई थिंक उसका उनका ताल्लुक़ है, उनके भी, और वो कह रहे हैं जो आपके मुसलमानों के हैं उनके पास भी गए तो इलाज ना हुआ। तो कहते मैंने जब ऑफ कैमरा स्टोरी सुना तो उसमें यकीन कामिल की जो आपने बात की हुई थी वो मुझे इतनी दिल को लगी, और मैंने फ़ैसला किया कि मैं इसको करके देखूँगी। कहती जब मैंने करके देखना शुरू किया तो मेरे सर का दर्द आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ ठीक हुआ, बल्कि मुझे लगा मैं पावरफुल हो रही हूँ, मैं मजबूत हो रही हूँ। और फिर मैंने अपने आप को इतना स्ट्रांग पाया कि मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और मेरी माँ हैरान थी कि ये ठीक कैसे हो रही है। मैंने माँ को बताया, माँ ये है ऑफ कैमरा स्टोरी, इसमें ये बात सुन के मेरे दिल को ऐसी लगी है कि अब मेरा यकीन कामिल बन गया, इसलिए मैं ठीक हूँ। और उसकी वजह से वो कह रहे हैं मेरा माइग्रेन पेन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और उसके बाद मेरा रिश्ता भी आ गया है और मेरी शादी होने जा रही है। तो उनकी माँ ने भी मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा प्यार भेजा है, मेरे लिए दुआएं भेजी हैं, और इन्होंने भी कि हम फ़ैन हो गए हैं कि आपकी वजह से मेरी बेटी की शादी भी होने जा रही है। और वो यकीन कामिल से ही शादी भी उन्होंने यकीन कामिल ही किया कि अब मुझे यकीन कामिल है कि जिस तरह माइग्रेन पेन को मैंने ठीक किया, शादी भी मेरी होकर रहेगी और उनकी होने जा रही है। तो उनकी मॉम ने भी मेरे लिए मैसेज भेजा, और सिमरन ने भी कि थैंक यू सो मच, हम आपको इन्वाइट करते अगर हालात ठीक होते, तो ये शादी आपकी वजह से, आशीर्वाद उन्होंने कहा मुझे आपका चाहिए। तो बाकी देखने वालों से भी कहिए जी, हमारी तरफ लफ्ज़ों का ये आप लफ्ज़ आशीर्वाद कहते हैं, हमारी तरफ जो लफ्ज़ होते हैं वो होती हैं दुआएं। मेरी और इन सब देखने वालों से भी मैं कहूँगा आपके लिए दुआ करें। इस जून में उनकी जो शादी होने जा रही है खैर व आफियत से हो, लॉकडाउन की वजह से जो एक प्रॉब्लम है वो कोई इस तरह का हर्डल ना आए, तो सब दुआ करें। मेरी भी उनको दिल से दुआ है कि खैर व आफियत से अल्लाह ताला आपको एक जीवन साथी दे जो आपके लिए खुशियों भरा साबित हो। आमीन सुमा आमीन। इसी तरह यकीन कामिल कीजिए, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, कलमा पढ़ के कहता हूँ, मैंने ज़िंदगी में हासिल किया, आप भी हासिल करेंगे। और मैं पूछना भी चाहूँगा, अगर आप कहेंगे तो इसी तरह के मुख्तलिफ मैसेज जो इस तरह यकीन कामिल और बहुत सारी बातें मैंने दी हैं, तो फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि अगर एक भी अल्लाह का बंदा मेरी वजह से एक बीमारी से लड़ के ठीक हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे क्या चाहिए। अगर आपको लोगों की इजाज़त होगी तो मैं इंशाल्लाह अलग से या इसी तरह का एक छोटा सा मैसेज 5-10 मिनट का अगर आप कहेंगे, ताकि आपके अंदर एक एनर्जी है वो मैं रिकॉर्ड करा दिया करूँगा। जी, कहानी की तरफ चलते हैं। मिस्टर जॉन से पहले 48 एपिसोड है ऑफ कैमरा स्टोरीज़ का, उसमें मैंने फ़रहत नईम साहबा हैं जिनकी एक सच्ची कहानी पेशावर की मैंने आपको शेयर कराई थी। बहुत सारे लोगों ने उसको लाइक किया, और उन्होंने मुझे एक नई कहानी जो भेजी, उससे पहले उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बहन से, आप वो कराची में होती हैं, 65 ईयर उनकी एज है, उन्होंने अपनी बहन से पूछा है क्या वो भाई साहब की कोठी आज भी मौजूद है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, ना सिर्फ मौजूद है बल्कि वो हिस्सा जहाँ पे बाग था और वो दरख्त जहाँ पे वो
जिन खड़ा हुआ था पीछे, झांक रहा था दरख्त के पीछे, जहाँ दरख्त के पीछे उसका सर नज़र आ रहा था। और दूसरा वहाँ पे जो फ्लैट थे और नीचे सीढ़ी जाती थी, उस हिस्से को कहते हैं उन्होंने ज़रा तोड़ फोड़ के नए फ्लैट बना दिए हैं उन कमरों को, लेकिन उसके बीच में एक दीवार रखी है। वो जो फ्लैट्स हैं वो उन जगहों पे जहाँ पे कमरे थे, लेकिन वो जो बाग का हिस्सा था आज भी पेशावर में एज इट इज़ मौजूद है। कुछ अर्सा पहले वो जो खाना बदोश होते हैं आके झोंपड़ियाँ लगाते हैं, उन्होंने भी रहने की कोशिश की थी, लेकिन वो कह रहे हैं कुछ दिनों बाद ही वो डर के वहाँ से चले गए थे। वो कोठी आज भी उसी तरह वो वाला हिस्सा बाग वाला हॉन्टेड है। अब उन्होंने एक और ऐसी कहानी मुझे सुनाई, उसको सुनने के बाद मेरी फीलिंग क्या थी मैं अभी नहीं बताऊंगा, स्टोरी के एंड में बताऊंगा, क्योंकि कहानी आप भी सुनेंगे तो आपकी फीलिंग मुझे नहीं लगता मेरे से हट के होगी, आपकी भी फीलिंग मेरी तरह ही होगी। वो बच्ची जिसकी मैंने पहले कहानी सुनाई 8-9 साल में, जब उसने देखा और वो बेहोश हो गई, तो वो इसी जगह पे उनकी जो एक बड़ी उनसे बहन थी वो भी डरी थी, झूला झूलने गई थी उस बिल्डिंग में, और वो भी उसी तरह बेहोश हुई थी और उनको हमसाए उठा के लाए थे। उन्होंने वो घर छोड़ दिया, घर चेंज किया, एक और घर में रहना शुरू हो गए, ज़िंदगी उसी तरह गुजर रही थी जिस तरह सब इंसान गुजारते हैं। 4 बहनें और 1 भाई, सबसे छोटी फ़रत नहीम जो उस वक्त अपनी 21 साल बरस की हो चुकी थी, और उनसे बड़ा 3 साल बड़ा भाई, और उसके बाद 3 और बहनें माँ बाप के साथ बड़ा ज़बरदस्त वक्त गुजारे थे। भाई ऐसा शरीफ, ऐसा नेक और ऐसा मिलनसार, लोगों से मिलने जुलने वाला, प्यार करने वाला। 24 बरस की उम्र में उसकी रूटीन ये थी, सुबह उठता, नाश्ता करता और 8 बजे होल सेल मेडिकल स्टोर के नाम से जो उनकी शॉप थी पेशावर के अंदर, उस पर बैठ जाता। दोपहर का टाइम होता, लंच टाइम में वो शॉप बंद करता, घर आता, खाना खाता, थोड़ा सा रेस्ट करता और चाय पीने के बाद दोबारा उस शॉप पे बैठ जाता, और रात के 9 बजे तक वो उसी शॉप पे रहता। जैसे ही रात के 9 होते वो शॉप बंद करता, घर आ जाता। क्योंकि उस वक्त फ़रत नईम की उम्र 21 साल थी, आज वो 65 साल की है, तो तकरीबन मेरे ख्याल में 41-42 के करीब कुछ साल बन रहे हैं। उस वक्त ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, शायद मुख्तलिफ जगहों पे कलर आ चुका हो, लेकिन इनके घर में जो टीवी था वो ब्लैक एंड वाइट था। बहुत सारे लोगों को याद होगा, मैंने भी अपनी आंखों से देखा हुआ है। कुछ टीवी तो ऐसे होते थे, उनके आगे से लकड़ी की फ्रेम होता था, दोनों साइडों से पकड़ के उनको ऐसे बंद करना पड़ता था, और फिर ऐसे खोल देते थे हम, उसके फ्रेम आगे से हटा देते थे, तो पीछे उसकी स्क्रीन होती थी। बाद में कलर आए। ब्लैक एंड वाइट उनके घर में टीवी होता था। वाले साहब सरकारी मुलाजिम थे, खाना खाते, रात को 9 बजे खबरें देख के सो जाते। 8 बजे उस वक्त पीटीवी पे ड्रामा लगता था पाकिस्तान टेलीविज़न पे, और 9 बजे खबरनामा होता था 9 से 10, और 10 बजे लोग अमूमन सो जाते थे। 11:30 बजे वो आखिरी जो भी चलाते थे टीवी, 11:30 बजे उनकी नशरियात जो होती थी वो बंद हो जाती थी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, जो आज की न्यू जनरेशन है, कि हमने कैसा वक्त देखा हुआ है। इसी तरह रूटीन गुजर रही थी। फरहत ने महसूस किया, भाई जो 6 फुट 1 इंच का माशाअल्लाह खूबरू, खूबसूरत, शरीफ व नफ्स और लंबा एक चौड़ा नौजवान है, जो हंसता मुस्कुराता रहता है, काम से काम रखता है, लोग उसकी तारीफ़ें करते हैं उसकी शराफत की। कुछ दिनों से वो खामोश है, वैसे हंसता मुस्कुराता हुआ नज़र नहीं आ रहा जिस तरह वो नज़र आता है, वो चुप चुप सा है। बहन का रिश्ता ऐसा होता है जो बहुत महसूस कर लेती है जल्द ही कि भाई कुछ उदास है, भाई कुछ परेशान है, लेकिन वो सोच ही रही थी कि मैं भाई से पूछूं, भाई क्या बात है, आज कल आप चुप चुप से हो। लेकिन शायद कुछ मौका इस तरह नहीं बन पा रहा था कि वो एक दूसरे से बैठ के बात कर सकें। शायद वो कभी जल्दी सो जाता, कभी बहन जल्दी सो जाती। 31 मई की रात को, सारा दिन रूटीन का गुजारने के बाद रात के टाइम वो घर में दाखिल हुआ। वालिदैन खाना खाने के बाद खबरनामा देखते और सो जाते थे। फरहत की उस वक्त आदत थी कि जब वालिदैन सो जाते तो उसी कमरे में जहाँ पे टीवी था, लाइट बंद करके अंधेरे के अंदर बैठ के वो टीवी देखती, और जब नशरियात टीवी की बंद हो जाती तो वो भी टीवी बंद करके सो जाती। 31 मई की रात को जब वो घर दाखिल हुआ तो सीधा छत पे चला गया, जिस तरह उसकी चारपाई वहाँ पे मौजूद थी, बिस्तर लगा होता था और वहाँ पे वो सोता था।
उस वक्त ग़ुलाम फरीद साबरी की एक कवाली लगी हुई थी, ताजदार हरम। वालिदैन सो चुके थे और फ़रत नहीं, अंधेरे में बैठी 21 साल की लड़की वो कवाली सुन रही थी, ताजदार हरम, क्योंकि ख़त्म ही होने वाला था। 30 मिनट के बाद नशरियात बंद हो जाती। तो भाई नीचे सीधा कमरे में आया और फ़रत से आके कहा, क्या तुम मेरे साथ ऊपर चल के सो सकती हो और मुझे टाइम पे जगा देना, क्योंकि सुबह 7:30 बजे मैंने दूसरे शहर जाना है, मेरी पेमेंट है वहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ ऊपर आके सो जाओ। बहन एकदम हैरान हुई कि भाई ने इस तरह की बात की कि ऊपर आके सो जाओ, क्या मसला है, कोई बात करना चाह रहा है या उसके दिल में क्या है, क्योंकि वो परेशान था और वो शायद समझ चुकी थी कि वो मुझसे कुछ शेयर करना चाह रहा है। तो उसने कहा, बताओ क्या बात है। उसने कहा, फ़रत मुझे डर लग रहा है। उसने कहा, क्या मतलब भाई। उसने कहा, जब मैं ऊपर सोता हूँ तो मेरे इर्द गिर्द कोई मौजूद होता है, मेरे कान में सरगोशी करता है, विस्परिंग की सी आवाज़ में बोलते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं जिसको मैं समझ नहीं जा रहा, लेकिन बोलता है, कोई क्लियर बोलता है, इतना वाज़े बोलता है जो मुझे सुनाई देता है। मैं डरा हुआ हूँ, मैं खौफज़दा हूँ, मुझे उस वजह से नींद नहीं आती। रोज़ तो जैसे कैसे कभी सोता हूँ कभी नहीं सोता, इसलिए आजकल सुबह टाइम पे भी नहीं उठ पा रहा, लेट उठता हूँ, क्योंकि रात भर बेचैन होकर सोता हूँ, वो सोने नहीं देते। तो क्योंकि सुबह मैंने 7:30 बजे पहुँचना है टाइम पे, 7 बजे घर से निकलना है, तो मेरी ख्वाहिश है कि तुम ऊपर आ जाओ, मेरे साथ सो जाओ, ताकि मैं गहरी नींद सो जाऊँ और सुबह टाइम पे उठ सकूँ। बहन ने कहा, ठीक है, मैं ऊपर आ जाती हूँ, तुम एक काम करो, सहन में मेरी जो चारपाई है वो लेके ऊपर चलो, क्योंकि भाई अकेला ऊपर सोता था, बाकी बहन भाई नीचे सोते थे। तो भाई ने कहा, ओके। भाई नीचे गया और सहन के अंदर पड़ी हुई उसने चारपाई उठाई, सीढ़ियों के ज़रिए वो चारपाई लेकर छत पे पहुंचा और छत के अंदर अपनी चारपाई से तकरीबन कोई 3 फुट के फासले पे, अमूमन घरों में जिस तरह चारपाइयाँ डाली जाती हैं कि बीच में गुजरने का एक रास्ता होता है, चारपाई उसने डाल दी और दोबारा नीचे जाके बिस्तर भी ले आया और बहन की चारपाई पे बिस्तर भी डाल दिया। इनके घर के बाहर एक शहतूत का दरख्त भी था, जिसकी आधी टहनियाँ सहन के अंदर झुकी हुई थीं और कुछ उसकी टहनियाँ छत पर भी थीं। छत के कोने पे वो इस तरह झुका हुआ था कि बहुत सारे शहतूत जो सहन में गिरते थे वो ऊपर छत पे भी गिरते थे। बहन जो नीचे बैठी टीवी देख रही थी, जैसे ही पाकिस्तान टेलीविज़न की नशरियात ख़त्म हुई, उसने टीवी बंद की और सीधी सोने के लिए ऊपर छत पे पहुंची भाई के पास। वो जैसे ही ऊपर छत पे आई तो उसने देखा कि भाई लेटने की बजाय अपनी चारपाई पे बैठा हुआ है। बहन चलती हुई आई और फरहत आकर अपने बिस्तर पर बैठ गई और उसने भाई से पूछा, भाई आपने तो सुबह दूसरे शहर जाना है, तो अभी तक सोए क्यों नहीं हो। वो जो सर झुकाए बैठा था उसने गर्दन ऊपर उठाई और बहन को देखते हुए कहा, जो मेरे इर्द गिर्द हैं वो मुझे सोने नहीं देते, वो मेरे कानों में सरगोशियां करते हैं, वो अभी भी मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मैं उनको समझ नहीं पाता, लेकिन इतना क्लियर बोलते हैं कि जैसे बिल्कुल मेरे कान के पास खड़े हुए हैं। कह क्या रहे हैं, कौन सी ज़बान बोल रहे हैं, ये मैं समझ नहीं पाता। उन्हीं की वजह से मैं डरा रहता हूँ, उन्हीं की वजह से इतने दिनों से मैं परेशान हूँ और आपको मैं ये बात बताना चाह रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। ये बात मैंने किसी से भी नहीं शेयर की। काफ़ी रातें ऐसी गुजर गई हैं जो मैं बेचैन होकर सोता हूँ, सही तरीके से सो नहीं पाता। तो सुबह क्योंकि मैंने जाना है इसलिए आज आपको बुला के लेके आया हूँ। तो बहन ने कहा, ठीक है मैं आ गई हूँ, अब आप सो जाओ। वहीं से वो लेट गया और उसने अपने तकिए के नीचे जो एक छोटा सा रेडियो रखा हुआ था, जिसमें वो मुख्तलिफ गाने, कभी इंडियन कभी पाकिस्तानी सॉन्ग सुनता था, वहीं लेटे लेटे उसने तकिए के नीचे से अपना रेडियो निकाला और उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। वो गाना तो लगाता था, लेकिन उसका मकसद उस वक्त गाना सुनना नहीं था। वो ऐसे था जैसे बेचैन है, कोई गाना लगाता है और अभी गाना शुरू भी नहीं होता, दूसरा लगा देता है, दूसरा शुरू भी नहीं होता, तीसरा लगा देता है। तो बहन ने अंदाज़ा लगाया शायद वो गाना सुनना भी नहीं चाह रहा, लेकिन वक्त गुजारने के लिए गाने भी लगाना चाह रहा है, रेडियो के साथ छेड़खानी भी कर रहा है। फिर उसने वो रेडियो उठा के तकिए के नीचे वापस रख दिया और उठ के उसने टहलना शुरू कर दिया। बहन जो उस वक्त साथ बिस्तर पे आके लेट चुकी थी, वो यकीनन इस बेचैनी बेस्तराबी को देख रही थी, महसूस भी कर रही थी कि भाई नॉर्मल नहीं है।
भाई के अंदर कुछ चल रहा है। वो चलते चलते वॉक करते करते सहन के ऊपर रुक जाता और इर्द गिर्द देखना शुरू कर देता, जैसे वाकई कोई उसके कान के पास हो, कोई उसके पीछे खड़ा हो, कोई उसके आगे से गुजर रहा हो या लेफ्ट से कोई क्रॉस करके गया हो। वो इस तरह देखता और फिर टहलना शुरू कर देता। बहन जो अपने भाई की इस बेचैनी को देख रही थी बिस्तर पे, उसने आवाज लगाई, भाई ये तो तुम मुझे भी डरा रहे हो। तुमने मुझे इसलिए ऊपर छत पे बुलाया था कि तुम मुझे डरा सको। क्या है, किसको देख रहे हो? तो भाई आगे से खामोश रहा। तो बहन ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा मकसद मुझे डराना ही है तो मैं ठीक है नीचे जा रही हूं, तुम अकेले लेटो। तो वो एकदम से चलता हुआ सीधा अपनी चारपाई पे और बहन को रोक के कहता है, नहीं नहीं नहीं, तुम सो जाओ कि मैं सो जाता हूं। और वो आके अपने बिस्तर पर लेट गया। एक बिस्तर पे भाई लेटा हुआ है और दूसरे बिस्तर पर बहन लेटी हुई है। बहन ने गर्दन घुमाकर भाई की तरफ देखा तो उसकी आंखें ऊपर आसमान को देख रही थीं और खुली हुई थीं, जैसे वो आसमान में तारे गिनने की कोशिश कर रहा है, आसमान में किसी चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। बहन जो अंदर से अजीब सी हो गई थी, उसने ये सोचते हुए कि मैं भी सो जाऊं ताकि ये भी सो जाए, सुबह इसको उठाना भी है, इसने जाना है, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक छत जो अंधेरे में डूबी हुई है, सारी दुनिया उस वक्त रात के उस पहर सो रही है। 11:15 का टाइम बज चुका है। खामोशी है। गली से दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है, फिर वो भी खामोश हो जाता है। दूर कहीं से किसी गाड़ी के हारन की आवाज़ आती है। जिंदगी थम सी गई है, खामोशी है, हर तरफ खामोशी का राज है। और एक बहन अपने भाई के साथ इस ख्वाहिश पे लेटी है कि मेरा भाई डरे बगैर खौफ से निकल के सो जाए ताकि सुबह अपनी मंजिल पर पहुंच सके, जो उसने दूसरे शहर जाना है। बहन ने आंखें बंद कर ली। उसको दूर कहीं से दोबारा एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। उसी लम्हे वो ये सोच रही है, सब तो सो गए हैं, ये क्यों भौंक रहा है, ये क्यों जाग रहा है? क्या कुत्ता कोई डरा हुआ है? इसके भौंकने का अंदाज अजीब सा क्यों है? इसके भौंकने में खौफ सा क्यों है? इसके भौंकने में डर सा क्यों है? अभी इसी सोच में आंखें बंद किए फरहत लेटी ही थी कि उनके कानों ने जो एक बहुत ही क्लियर आवाज सुनी, वो एक इस तरह की थी जैसे बहुत बड़ा कोई परिंदा उड़ता हुआ दूर से आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा हो। जो कुत्ते के सोच में सोच रही थी कि ये डर क्यों रहा है, इस तरह डर के भौंक क्यों रहा है, तो उसके कानों ने ऐसे महसूस किया दूर से कोई परिंदा है जो फड़फड़ाता हुआ आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ करीब आती जा रही है। यूं महसूस हो रहा है जैसे वो उन्हीं की तरफ ही आ रहा है। और उसके कानों ने जो बात आखिरी सुनी वो यही थी कि वो जैसे एक जहाज़ दूर से आता है और जैसे जैसे करीब आता जाता है उसकी आवाज़ बढ़ती जाती है, वो परिंदा भी उड़ते 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 उनके सरों के ऊपर, बिल्कुल जिस तरह एक सर के ऊपर परिंदा आके उड़े और इंसान क्लियर उसकी आवाज़ को सुन सकता है, तो वो परिंदा भी उनके सरों के ऊपर से उड़ता हुआ ऐसे लगा है जैसे उन्हीं की छत पर आकर बैठ गया है। और वो परिंदा एक आम परिंदे की आवाज़ जैसा परिंदा नहीं महसूस होता था। आम परिंदे की आवाज़ इतना ज़्यादा नहीं होती। ये एक ऐसे लगता था जैसे एक कमरे से भी बड़ा परिंदा हो, एक कोई 2 कनाल का घर जितना परिंदा हो और उसकी आवाज़ जितनी ज़्यादा हो सकती है, इस तरह उसकी परों की खौफनाक फड़फड़ाहट थी जो दूर से ही महसूस हो गई थी। और जब वो करीब पहुंचा तो वो उस वक्त इतनी ज़्यादा हो गई थी जैसे पूरा घर लरजना शुरू हो गया हो, जैसे पूरा घर कपकपाना शुरू हो गया हो।
कितना बड़ा होगा वो परिंदा जिसके पर इस तरह फड़फड़ा रहे थे कि घर के अंदर जैसे जलजला आ गया, और वही परिंदा उनकी छत पर बैठ गया। क्योंकि वो कान जिस आवाज़ को सुन रहे थे, जब वो आवाज़ बंद हुई उसके बैठने के साथ ही, क्योंकि वो परिंदा जैसे ही उनकी छत पे आके लैंड किया, बैठा, तो वो आवाज़ भी फड़फड़ाने की बंद हो गई। और जैसे ही आवाज़ बंद हुई तो फौरन फरत की आंखें भी खुल गईं। खौफनाक आंखों से जैसे ही उसने सामने की तरफ देखा तो उसको कुछ भी नज़र ना आया। वही आंखें उसने फौरी तौर पे अपने लेफ्ट, राइट और चारों तरफ घुमा के देखी। वहाँ पे कोई परिंदा नहीं था, सिवाय इसके कि जो भाई था वो लेटने की बजाय बिस्तर पर उठ के बैठा हुआ था। और बहन की खुली आंखों को देखते ही उसने फौरी तौर पे जो इशारा किया बहन की तरफ का, वो देखो वो सामने दोनों आ गए हैं और आके बैठ गए हैं। बहन जो पहले ही उस आवाज़ को सुन चुकी थी और घबराई हुई थी, उसने फौरन घबराई हुई आंखों के साथ, डरे हुए, धड़कते हुए दिल के साथ उसी सिमत देखा जिस सिमत भाई इशारा कर रहा था। तो वो दरख्त का वो वाला हिस्सा था, वो जो छत के ऊपर झुके हुए शहतूत के पत्ते थे। भाई उस तरफ इशारा करके कह रहा था कि वो देखो वो दोनों आ गए हैं। अब बहन उस खौफनाक परिंदे की आवाज़ को तो सुन चुकी थी, लेकिन अभी तक किसी को देख नहीं पा रही थी, सिवाय इसके कि भाई कह रहा था वो सामने दोनों आ गए हैं। तो उसने पूछा कौन आ गए हैं, क्योंकि वो भी डर गई थी, अंदर से बेनता खौफ में आ गई थी। तो भाई ने कहा वो दो हैं सामने, वो देखो वो बैठे हुए हैं। बहन ने कहा मुझे तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, जिस सिम तुम कह रहे हो उस तरफ भी कोई नहीं है, सिवाय दरख्त की टहनियाँ लटकी हुई हैं। तो भाई जो उस तरफ देख रहा था वो चेहरा उसका पसीने से भरा हुआ था और बेइंतहा उसके चेहरे पे खौफ था। और बहन की आंखें आज भी उस मंजर को इस तरह याद करती हैं कि वो बेइंतहा खौफजदा हो चुका था, कि वो पसीने से भरा हुआ था और उसका जिस्म हल्का 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 कांप रहा था और उसी तरफ देख रहा था। तो वो भी छलांग मारकर उठ के बैठ गई, क्योंकि भाई की कैफियत को वो देख चुकी थी। भाई ना सिर्फ कांप रहा है, पसीने पसीने हो रहा है, बल्कि वो सामने की तरफ देख रहा है और उसको कह रहा है वो देखो वो दोनों सामने आ गए हैं। फिर एकदम वो जो एक अजीब सी कैफियत में था, टिकटिकी बांधे सामने देख रहा था और किसी को देख के बेनता खौफ हो रहा था। फिर ऐसे उसने गर्दन नीचे झुका ली, खौफ ज़दा होने के बावजूद सामने देखते देखते उसने गर्दन नीचे झुका ली। और फिर उसको एहसास हुआ कि बहन भी खौफ की वजह से उठ के बैठ गई है। तो उसने अपनी बहन की तरफ देखा और उसको कहता है कोई बात नहीं, सो जाओ। अब बहन के अंदर खौफ भी है, दिल की धड़कन तेज भी है, परिंदे की आवाज़ वो सुन चुकी है, सामने कोई भी नहीं है, और भाई कह रहा है जो पसीने से भरा हुआ है सो जाओ। बहन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई से कोई सवाल पूछ सके, और वो खुद भी आराम से उस बिस्तर पर ऐसे लेट गया। अब बहन ने जो मंजर देखा वो ये था जैसे उसके भाई जो बहुत ज़्यादा अभी कुछ सेकंड पहले खौफज़दा था, वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होता जा रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है, उसकी खौफ की कैफियत कम हुई है। और उसने बहन से कहा है मैं भी सोने लगा हूँ, तुम भी सो जाओ, क्योंकि तुमने मुझे 7 बजे सुबह उठाना है, मैंने 7:30 बजे चले जाना है। और उसने आंखें बंद कर ली और बहन जो चारों तरफ दोबारा से एक दफ़ा देख चुकी थी, जिसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, वो भी वहीं लेटी और उसने आंखें बंद कर लीं। और नींद में जाने से पहले उसकी बहन के दिमाग के अंदर जो आखिरी बात थी वो ये थी, या अल्लाह मेरा भाई किस परेशानी में है, या अल्लाह मेरा भाई किस इज़्तिराब में है, उसके अंदर क्या चल रहा है, वो क्यों इतना बेचैन है, वो क्यों इतना खौफज़दा है, क्या है उसके साथ। तो उसने आखिर यही फ़ैसला किया, ओके मैं अभी सो जाती हूँ, सुबह उठ के मैं अम्मी अब्बू से बात करती हूँ और उनको बताती हूँ ये सारी सूरत हाल कि भाई किस परेशानी से गुज़र रहा है। वो कैफियत जो मैंने उसकी देखी है या अल्लाह जानता है या भाई को पता है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर समझ आ गई है भाई बहुत ज़्यादा परेशान है। और वो भी ये सोचते सोचते आखिरकार सो गई। सुबह वो उठी, भाई को उसने जगाया और भाई तैयार हुआ, नाश्ता किया और बहन को खुदा हाफिज़ करके दूसरे शहर अपनी पेमेंट लेने के लिए रवाना हो गया।
फ़रहत पे घर की जिम्मेदारियां थी, वो अपने घर के अपने काम काज में मसरूफ़ हो गई उसके जहन में था कि शाम को जब मैं फ्री होंगी तो बैठ के अम्मी अब्बू के साथ मैं ज़रूर बात करूँगी, अब्बू भी बैठे होंगे, अम्मी भी बैठी होंगी, तो मैं उनसे बात करूँगी कि ये हालात चल रहे हैं। काम करते करते दिन के 2 बज गए और 2 बजे वालिद घर के अंदर दाखिल हुए, 2:10 पे। और आते ही उन्होंने जो पहली ख़बर सुनाई वो ये थी कि मुझे 10 मिनट पहले 2 बजे फ़ोन आया है कि जिस गाड़ी से आपका बेटा सफ़र कर रहा था उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और उसमें सिर्फ आपका ही बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया है। उस गाड़ी में बहुत सारे लोग ज़ख्मी तो हैं, लेकिन उसी वक्त ही जिसने वहाँ पे अल्लाह को जान दे दी, अल्लाह के पास चला गया है, वो आपका बेटा है। ये एक क़यामत की घड़ी थी उस घर के लिए, उस बहन फ़रहत के लिए जो रात को ये सब देख चुकी थी और सुबह उसका भाई अल्लाह के पास जा चुका था, इस दुनिया से रुखसत हो चुका था, फौत हो गया था। वो भूल गई कि आज मैंने माँ बाप के साथ बैठ के उसका जिक्र करना है। वो परेशान है, वो अजीब सी कैफियत में है, वो इस्तराब में है। वो जा चुका था। और कहानी सुनाते हुए फ़रहत बहन रो पड़ी है। यकीन मानिए, मैंने जब कहानी सुनी है मेरी अपनी कैफियत अजीब सी हो गई है। वो जो फड़फड़ाता हुआ ऊपर आया था, जो इतना बड़ा था, वो कौन था? तो फ़रहत के कानों ने जिसको क्लियर सुना था कि उनकी घर की छत पे आके बैठा था और उसके भाई ने कहा था, वो देखो वो दोनों आ गए हैं, वो सामने बैठे हैं। मुझे नहीं पता वो मौत का फरिश्ता था, मुझे नहीं पता वो कोई जिन था, मुझे नहीं पता वो क्या राजों में से राज था। एक कानों ने राज से पर्दा तो उठ गया था, एक कानों के सामने के परिंदे की फड़फड़ाहट सुनाई दी थी, लेकिन ये राज कोई नहीं जान सका वो कौन था जो उस वक्त रात को छत पे आया था। भाई तो कह रहा था सामने कोई 2 आ गए हैं। अगर वो मौत का फरिश्ता था तो 2 तो नहीं हो सकते, वो तो किसी 2 की तरफ इशारा कर रहा था। तो फिर वो फड़फड़ाता हुआ कौन था? कौन सी मखलूक थी? लेकिन एक 4 बहनों का अकलौता भाई जो एक मेडिकल स्टोर चलाता था, जिसकी खबर घर के अंदर पहुंची कि वो इस दुनिया से चला गया है, ना सिर्फ वो घर, ना सिर्फ वो मोहल्ला, बल्कि इर्द गिर्द जितनी भी आबादी को पता लगा जो उस लड़के को जानते थे, वो सारे जमा हो गए। और उनके लिए खबर ये किसी एटम बम से कम न थी कि इसको एकदम इतना कड़ियल नौजवान, जो इतना शरीफ और नफ्स, जो सबसे इतना मोहब्बत से पेश आता था, वो अचानक इस दुनिया से चला गया है। लेकिन उस फैमिली के लिए भी एक बहुत खौफनाक खबर थी। लेकिन फ़रहत नहीं, उनका कहना ये है, जिस तरह मज़हर भाई आपने मेरी पहली कहानी सुनाई है, वो सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो सारे मंजर मेरी आंखों के सामने आ गए हैं। आपने जिस तरह कहानी सुनाई, मुझे लगा सब कुछ अभी मेरे सामने। बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि उनके सामने सब कुछ ऐसा हो रहा है, तो मुझे खुद ऐसे लग रहा था। वो कहानी जो आपने सुनाई, जो मेरी ही कहानी थी, मेरे सामने वैसे ही मुझे आंखों को नज़र आ रहा था। तो आपको कहानी सुनाते हुए आज वो सारे मंजर मज़हर भाई मुझे कह रही थी मेरे आज आंखों के सामने आ गए हैं। इस कहानी को सुन के मेरी भी कैफियत कुछ अजीब सी हो गई थी। लेकिन मैंने फ़ैसला किया कि इस कहानी को ना सिर्फ मैं सुनाऊंगा, बल्कि इस रिक्वेस्ट के साथ सुनाऊंगा सब देखने वालों को, कह के फ़रहत नईम साहिबा के भाई के लिए दिल से दुआ कीजिए। उस खूबसूरत नौजवान जो इस दुनिया से वक्त से पहले चला गया, क्योंकि रब की रज़ा के साथ राज़ी रहना चाहिए। अल्लाह ताला की हम सब अमानत हैं और उसी के पास वापस जाना है। तो अल्लाह ने अपनी अमानत को वापस ले लिया। हम उसकी हर बात पे राज़ी हैं, क्योंकि वो राज़िक है, वो मालिक है। जो उसकी रज़ा वही हमारी रज़ा। तो मैं इतना कहना चाहूँगा, उनके भाई के लिए दिल से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और वो तमाम वालिदैन जो एक बेटे से महरूम हुए हैं, जिनको सब्र जमील तो अता अल्लाह ताला कर ही चुके हैं और इस वक्त इस बात को भूल भी चुके होंगे,
आज उन सबको भी अल्लाह ताला ढेर सारी खुशियाँ दे, उन सब पे अपनी रहमत ख़ास करे और उनके भाई को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। सो ये आज उनकी कहानी थी जो मैंने सुनाई। तो मैं इतना कहूँगा, लास्ट में सिर्फ पूछना चाहूँगा, अगर आप लोग कहेंगे, कहानी इसलिए सुनाता हूँ आप लोगों का वक्त अच्छा गुजरे, जो टाइम बैठ के आप कहानी सुने, बहुत से खुदा की कसम आपको उठा के कह रहा हूँ। कमेंट्स में लोग लिखते हैं कि जितनी टाइम मैंने तस्वीरें भी बनाई थी, अब कहानी सुनते हैं, इतनी ज़िंदगी में परेशानियाँ होती हैं, वो लम्हा भूल जाता है परेशानी को। हम लोग आधा घंटा, 20 मिनट, 50 मिनट, घंटे की जो कहानी होती है, वो हम उसी दुनिया में पहुंच जाते हैं, अपने गम दुख परेशानियां भूल के हम उसको सुनते हैं और जब वापस आते हैं तो लगता है ज़िंदगी में वापस आ गए हैं। बहुत सारे इस दफ़ा मुझे कमेंट्स आए हैं कि मेरी ये परेशानी, मेरा ये मसला, मैं भूल के, जब बहुत सारे लोगों ने ये लिखा कि जब अपने मसले परेशानियों को भूल के हम कहानी में इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि माइग्रेन पेन तक को भूल जाते हैं। रोते हुए लोगों ने कहा कि रोना भूल जाता है, और वालदैन जिनके कुछ फौत हुए हैं उन्होंने कहा है वालदैन का रोना जो है वो भूल के कुछ लम्हे के लिए कहानी में खो जाते हैं। मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, उस ज़ात से भी अल्लाह ताला के वो रहीम व करीम है कि हम एक दूसरे के काम आ सकें, हम एक दूसरे के अंदर मोहब्बतें बांटते बांटते अगर किसी एक को भी खुशी दे सकते हैं जो बग़ैर किसी लालच, बग़ैर किसी गर्ज से है, तो वो जो ज़ात है वो मेरी और आपकी बख्शिश का ज़रिया बन जाएगी। वो उसी एक अदा पे हो सकता है और आपको मुझे माफ़ कर दे। तो आप और मैं जो एक फ़ैमिली एक दूसरे के साथ बैठ के इस कैमरे के ज़रिए हम कलाम होते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं और मेरी बात आप सुनते हैं, फिर आप भी बोलते हैं कमेंट्स की सूरत में। नीचे जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट्स लिखते हैं, तो मुझे पता लगता है कि आपको लाइक करने में मुझे पता लगता है मेरी बात अच्छी लगी, कमेंट्स करने में मुझे पता लगता है आपने मेरी बात का मुझे जवाब भी दिया। तो जब हम एक फ़ैमिली हैं तो एक अहद भी करें, हम एक दूसरे के काम आते रहेंगे। मैं जिस तरह कहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मेरी बातों पे अमल किया, तो मुझे फ़ख्र है इस बात के, मेरे प्यार करने वाले आप लोग जो हैं मेरी बात को ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि हम सब एक दूसरे के अंदर खुशियाँ बांटने का बाइस बन रहे हैं। एंड मैं इतना कहूँगा जी, आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं एक, जिस तरह यकीन कामिल की मैंने बात की, सिमरन की आपको कहानी बताई, उनका माइग्रेन पेन ठीक हुआ, इसी तरह की बहुत सारी और भी बातें मैंने आपको शुरू में कही। अगर आप लोगों की ख्वाहिश है तो मुझे इस दफ़ा कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि इसी ऑफ कैमरा स्टोरी से पहले ही वो बात कर दिया करूं या उसके लिए एक अलग प्रोग्राम बनाऊं। जैसे आप कहेंगे, आपकी ही ख्वाहिश को सामने रखते हुए इंशाल्लाह उस पर भी मैं एक प्रोग्राम जैसे कहेंगे मैं इंशाल्लाह शुरू कर देता हूँ। सो इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला मेरी देखने वाली सारी फैमिली को ना सिर्फ हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो, जहाँ रहें उसकी रहमत के सदक़े महफूज रहें, इस वबा से महफूज रहें। और दुआ भी है कि इस कायनात के अंदर बसने वाली जितने भी जानदार हैं, जो भी इस मखलूक यहाँ पे है, मेरे मालिक उन सब पे अपनी रहमत फरमा और इंसानों पे इस वबा का जो एक हमला हुआ है इस सब से हमें महफूज फरमा। आमीन सुमा आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई आपका स्टोरी में, तब तक के लिए मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।